और इस वक्त हम गजा की सूरत हाल पर भी बात करेंगे, दीगर और मामलात भी इंटरनेशनल लेवल पर हुए हैं जिस पर बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, जिनको आप सब जानते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पे और एनालिसिस भी करते हैं, एक्सपर्ट भी हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले तो लोगों को एक सुख का सांस मैसर आया था ये सुन के कि जी जंग बंदी होगी, जबकि उसके टर्म्स अभी भी समझ नहीं आ रहे थे कि 4 लोगों पे 10 लोगों पे एक दिन की, फिर ये फिर वो, लेकिन उसके बावजूद लगता था कि थर्सडे को जंग बंदी किसी न किसी हद तक थम जाएगी। लेकिन उनका मौकफ तो कुछ और है, और जुमे तक तो उन्होंने कहा कि कोई चीजें होंगी नहीं, मगबी छोड़े नहीं जाएंगे, तो फिर जंग बंदी होगी नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने सही इसका अहाता किया है। देखें जी, असल बात ये है कि ये जंगबंदी जो है ये कोई मतलब परमानेंट नहीं है। पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट, आपने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा। अगर आप सिर्फ 4 दिन के लिए फायरबंदी कर रहे हैं जंगबंदी के बजाय, तो इसका मकसद ये है कि जनाब ठीक है, आप 4 दिन जो है ना सुख का सांस ले लें और थोड़ी सी रिलीफ गुड्स वगैरह आ जाएं, अद्वियात, खुराक, पानी वगैरह जो मुतासरीन हैं हमारे फ़लस्तीनी भाई उन तक पहुंच जाए। और उस रोज़ाना तकरीबन जो है 10-12 इसराइली यरगमाली हवाले किए जाएंगे, और इन रिटर्न जो है वो तकरीबन 50 के करीब फ़लस्तीनी इनके हवाले किए जाएंगे। तो जंग का 3 एस्पेक्ट है जिसकी वजह से ये मैं इसको बहुत हौसला अफजा या नतीजा खेज डेवलपमेंट नहीं देखता हूँ। पहली बात यह है कि आप सिर्फ 4 दिन की बात है, यानी कि, और आप जानती हैं कि बिल्कुल क्लियरली अनएम्बिगुअसली बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि 4 दिन के बाद हम जंग का बिल्कुल जो है इस वक्फे के बाद उसी तरह उसको जारी रखेंगे जिस तरह पहले जारी थी। ना उन्होंने ये कहा है कि जनाब हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे, या ना उन्होंने कोई कहा है कि जनाब हम बच्चों, औरतों, अस्पतालों, मसाजिद और चर्चेस पे बमबारी नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा है सिर्फ 4 दिन को सस्ताने का टाइम लिया है उन्होंने। अच्छा, दूसरी बात, फिलिस्तीनियों के लॉन्ग टर्म फायदे में ये वैसे भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत रिलीफ आपको 4 दिन में मिल जाएगा। वो इसलिए कि देखें, जब 4 दिन के बाद दोबारा जंग शुरू होगी तो जंग के दौरान तो फिर मजीद रिलीफ गुड्स का आना पॉसिबल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये रिलीफ गुड्स वगैरह और जो ट्रकों की आमद का सिलसिला है ये भी 4 दिन के बाद बंद हो जाएगा। अच्छा, तीसरा पहलू जो है जो पैरेलल चल रहा है कि ये बात सिर्फ गजा के हवाले से है। हालांकि इस वक्त तो इसराइली फौज, बहुत कम लोग इसको तवज्जो दे रहे हैं, वो बड़े पैमाने पे कार्रवाइयां, गिरफ्तारियां और हलाकतें जो है वो कर रही है वेस्ट बैंक में भी, जो कि गजा से बहुत बड़ा है। अभी जो सुबह की 1 घंटे पहले की खबर है वो ये है कि 2900 से ज्यादा फलस्तीनियों को उन्होंने गिरफ्तार किया है वेस्ट बैंक में, और तकरीबन 250 से 300 के दरमियान फलस्तीनियों को शहीद भी किया है वेस्ट बैंक में। तो इसका मतलब ये है कि गजा में हम 4 दिन सस्ता लेंगे और आप अपना थोड़ा सा अद्वियात और खाने पीने का इंतजाम कर लें, उसके बाद से हम आपको दोबारा मारेंगे। लेकिन साथ ही साथ वेस्ट बैंक में हम ये कार्रवाई जारी रखेंगे। अच्छा, अब ये जो तो इस मुतालबे पे हमास आमादा कैसे हुए, इससे फायदा क्या होगा? इन द फर्स्ट प्लेस जो उन्होंने अटैक किया था उस वक्त सबको ये लगा था कि भाई अब डू और डाई वाली सिचुएशन है एंड दे हैव अ प्लान। वो प्लान तो एक तरफ ही रह गया, उसके बाद 15,000 लोग मारे गए, शहीद हो गए। उसके बाद अब जाके जंगबंदी के जो ये सारी चीजें हुई हैं उसमें तो आगे जाएं, तो ये भी उन्होंने कहा है कि हम गजा पर पूरा कंट्रोल रखेंगे और हमास का कोई अमल दखल नहीं होगा। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे 100% एग्री करते हुए इसी बात को आपके सामने मजीद आगे बढ़ाता हूँ 3 एतबार से। पहली बात, मैंने जिस तरह का वेस्ट बैंक में उसी तरह कार्रवाइयां चल रही हैं, और ये जो अगर 50 वर्सेस 150 की का एक्सचेंज गजा के अंदर हो भी जाता है, तो जो 3000 फलस्तीनियों को इसराइल ने वेस्ट बैंक में गिरफ्तार किया है, वो उसका मकसद भी ये है कि इस इक्वेशन के ऊपर असरअंदाज हुआ जाए, क्योंकि मजमूई तौर पे तो फलस्तीन, उनको पता है कि अब अच्छा हमास हमसे बार्गेन कर रहा है कैदियों के चक्कर में, तो हम भी 3000 फलस्तीनी पकड़ लेते हैं, कल को हमारी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाएगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह आपने खुद कहा कि वो 4 दिन के बाद जंग को उसी एतबार, उसी शिद्दत, उसी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अंदाज में जारी रखेंगे। और इस मुआहदे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, जो कि मेरे ख्याल में कम से कम होनी चाहिए थी,
वो हमास को ये डिमांड करनी चाहिए थी कि अगर जंगबंदी नहीं भी होती परमानेंट, तो कम से कम आप अस्पतालों पे, बच्चों पे, जी खवातीन बिल्कुल। पे और मसाजिद और चर्चिस पे तो बमबारी ना करें ना। ये कमिटमेंट भी अगर आप दोनों मुताहरिफ एक दूसरे से नहीं ले रहे हैं, तो इसकी कोई संजीदा हकीकत नहीं है। और आखिरी और तीसरा पहलू मैं ये बता दूं कि देखें, मुझे तो हिकमत अमली बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, जिस तरह मैंने पहले भी एक दफा गुजारिश की कि देखें, इसराइल की फिलिस्तीन के हवाले से पॉलिसी, गजा, वेस्ट बैंक, किसी भी हवाले से वो बिल्कुल क्लियर और कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म 75 साल से है। और उसके 3 पहलू हैं कि जी फिलिस्तीनियों को मारा जाए, उनको बेदखल किया जाए और वहां पे नई बस्तियां सेमुनियों की आबादकारी की जाए। तो हर कॉन्फ्लिक्ट और हर झड़प के बाद यही होता है, ठीक है। और बदकिस्मती से आलमी बरादरी, आलमी कवानीन, आलमी ताकतें, मुस्लिम उम्मा इस पॉलिसी को चेंज करने में 75 साल से कामयाब नहीं है। सही। उसकी मिकदार, उसकी टाइमिंग, उसकी इंटेंसिटी एक शॉर्ट टर्म चीज होती है, बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल। पॉलिसी तो गिव अप इसराइल ने नहीं की है। और आखिरी बात मैं ये कर दूं कि देखिए, अभी ये 4 दिन के बाद ये फिर अब इसराइल की हिकमत अमली क्लियरली नजर आ रही है कि जनाब अगर इनके पास 250 इसराइली कैदी हैं तो 50 अभी आप इनसे आजाद करवा लें और फिर 2-3 हफ्ते और बमबारी करें, फिर ये आपको उसे कहेंगे अच्छा हम 50 और छोड़ते हैं, फिर 2 हफ्ते इनको मारेंगे और फिर 1-2 महीने के अंदर इनके कैदी भी छूट जाएंगे और इनके पास रहेगा भी कुछ नहीं। ये बड़ी ही अजीब किस्म का इस वक्त ये कोई मुआहदा हुआ है। खैर, इस पे बड़े सारे सवालात उठते हैं, मैं और भी बात आपसे करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको मैं उजागर करना चाहती हूँ। हमने देखा है खालिस्तान मूवमेंट जो इंडिया में जारी सारी है और उसके जो बानी हैं, उसके जो लोग हैं, सीनियर रहनुमा हैं, वो दूसरे ममालिक में हैं। कनाडा में एक को कत्ल किया गया जो कि इसी साजिश का हिस्सा था। अब एक और इनके रहनुमा, सिख रहनुमा हैं जिन पर अटैक किया गया अमेरिका की सरजमीन पर, और अमेरिका ने इस पॉइंट को काफ़ी क्लियर किया है इंडिया के साथ कि वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो एक मूवमेंट चल रही है, एक तो ओवरऑल छोटा सा इस पर भी ब्रीफ हमें बताइएगा कि किस नहज पर आपको जाती हुई दिखाई दे रही है, और दूसरा ये जो अब इंडिया का एक निडर होके इंडिया इनको टारगेट कर रहा है, कनाडा की सरजमीन पे किया, अमेरिका में किया, तो ये इनके आपसी ताल्लुकात को किस जानिब लेकर जाएगा? बहुत अहम सवाल है। देखिए, मैं क्विकली इसके 4 पहलू बता देता हूँ। पहली बात यह कि फाइनेंशियल टाइम्स बरतानिया का एक बहुत मोतबर और असर रसूख रखने वाला अखबार है, उसकी आज ये हेडलाइन और फ्रंट पेज की पूरी स्टोरी है, नंबर 1। तो ये कोई मतलब पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसी स्टोरी के 3 पहलू बहुत अहम है। पहला पहलू ये है कि ये बात जून में जब वजीर आजम मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था तो सरकारी सतह पे अमेरिका ने उठाई थी। और आपको याद है जून में ही एक और सिख रहनुमा को कनाडा में रॉ ने हलाक किया था। अच्छा, उसके बाद सदर बाइडन ने G20 की साइडलाइन पे जब भारत का दौरा किया सितंबर में, तो मोदी से बराह रास्त ये बात उठाई है, ये इस स्टोरी में लिखा हुआ है। और ये वही मौका है जिसपे साइडलाइन पे कनाडा के वजीर आजम ने भी वजीर आजम मोदी से सिख रहनुमा की कनाडा में हलाकत की बात उठाई है। और अगर आपको याद हो, हमने इस पे कई प्रोग्राम किए थे, मैंने उस वक्त भी कहा था कि जो सबूत कनाडा ने, जिन सबूतों की बेसिस पे वजीर आजम मोदी से बात की है या पार्लियामेंट में खिताब किया है, वो सबूत एक्चुअली अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने कनाडा से शेयर किए हैं कि हमारे मुल्क में ये भारत कर रहा है और आपके मुल्क में भी ये कर रहा है। और I5 का जो इंटेलिजेंस का निजाम है, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, वो ये 5 मुल्क जानते हैं कि भारत की जो रॉ को यूज करके अपने सियासी मुखालिफिन को हलाक करने की पॉलिसी है, ये सिर्फ कनाडा तक महदूद नहीं है, ये बरतानिया में भी जारी है, ये अमेरिका में भी जारी है। और इसके बारे में एक मजमूई तौर पर वो मैं समझता हूँ इदराक और एहसास रखते हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो भारत को ज्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में डील करेंगे। और उनकी जो तवक्कुआत और गलत फहमियां थी कि ये हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनेगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें एक हकीकत पसंदाना तब्दीली आएगी। और उन्होंने तो कह भी दिया है कि उनके काफ़ी जो दफ्तर खारजा है वहाँ से भी कहा गया है लोगों को कि जी आप अपना बोरिया बिस्तर बांधें। खैर, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैयद मोहम्मद अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और ये तमाम पॉइंट्स पे आपने रोशनी डाली। बस फ़लस्तीन के लिए ज़ाहिर है दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, अब तो सिर्फ मैं मुसलमान नहीं कहती, जो इंसान हैं एक्चुअली टू द कोर,
उनको तकलीफ है और वो यही नज़र जमाए बैठे हैं कि कुछ तो हो, लेकिन जो हुआ वो उस लेवल का नहीं हुआ। अल्लाह करे कि ये जेनोसाइड रुक सके, ये नस्ल कुशी रुक सके। एक ब्रेक आ गया, उसके बाद हम वापस आते हैं।